हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पहली सीरीज़ हमारी देखी होगी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हमने 4 एपिसोड्स किए थे। आई होप आपने वो देखे होंगे, पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक हो, एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, मोर देन वेलकम। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि मैं हर एपिसोड के एंड में कहता रहा हूँ कि आई एम लर्निंग एज आई गो एज वेल। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि इनकम्प्लीट है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे कि मैं ऐड कर सकता हूँ इस सीरीज़ में, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। आई वुड लव टू ऐड दैट डिटेल along with whatever I've researched, so feel free. सीरीज़ 2 में जो आज हमारी पहली एपिसोड है ऑफ सीरीज़ 2, इट्स गोना बी अबाउट द मुग़ल एम्पायर। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, तो आई फेल्ट कंपेल्ड के इसी रीजन और इसी एरिया को ही हम कंटिन्यू करें। तो आई फेल्ट के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मुग़ल एम्पायर वाज अ वेरी फिटिंग टॉपिक, because मुग़ल एम्पायर was अर्ली मॉडर्न टाइम्स की सबसे बड़ी एम्पायर थी इस रीजन की, जो कि अपनी पीक पे इंडस रिवर बेसिन से लेके नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, नॉर्दर्न कश्मीर एंड आज का जो बांग्लादेश ईस्ट एंड ऑल्सो डेक्कन प्लेटो इन साउथ इंडिया तक फैली हुई थी। वैसे तो मुग़ल एम्पायर को कहा जाता है कि इट स्टार्टेड विद बाबर इन 1526। बाबर वाज ना, बहुत कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन एक पता है, जो कि मैंने भी जब रिसर्च की तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रेंज लगा शुरू में, पहले की बात है, बट इट इज़ समथिंग वर्थ नोटिंग कि बाबर जो था उसका जो बैकग्राउंड था, ही वाज फ्रॉम जो आजकल का उज़्बेकिस्तान जिसको हम कहते हैं, उस रीजन से उसका ताल्लुक़ था। सो ही वाज एन उज़्बेक बेसिकली, जिसने सफ़ाविद और ऑटोमन एम्पायर की मदद से इस रीजन पे वो काबिज़ हुआ। उसकी पहली जो मेजर फाइट थी वाज विद इब्राहिम लोदी, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। इब्राहिम लोदी को उसने डिफ़ीट किया और इस रीजन को टेक ओवर किया। इब्राहिम लोदी और जो यहाँ की जो लोदी सल्तनत थी, वो कोई वो वैसे ही अपनी लास्ट लेग्स पे थी, कह सकते हैं आप उनको। इसको हम एक और टॉपिक में एक और टाइम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि वो इतने अपने पीक पे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो बाबर विद द हेल्प ऑफ दूसरी एम्पायर्स ही टुक ओवर दिस रीजन। मुग़ल एम्पायर का जो हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर जो नज़र आता है, जिसमें योर मुग़ल एम्पायर, योर लीडर्स एंड इनके दरबार एंड एवरीथिंग, बहुत सारे लोग इसको जो इसकी फॉर्मल शक्ल जो सामने आई, वो बेसिकली इसको वो कहते हैं कि जी अकबर के दौर में ये सामने आई, विच वॉज अराउंड 1600s। ये स्ट्रक्चर मोर और लेस 1720 तक रहा, until its eventual decline by 1857 औरंगज़ेब के टाइम पे। और ये डिक्लाइन जो हुआ, that was at the hands of the British राज, जो कि बेसिकली इस लास्ट टाइम ऑफ द मुग़ल एम्पायर को इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 का नाम देते हैं। उसके बाद फॉर्मली मुग़ल एम्पायर का ख़ात्मा हुआ और ब्रिटिश राज का आगाज़ हुआ फॉर्मली। ऑल्दो मुग़ल एम्पायर जो थी प्रोडोमिनेंटली ये इस रीजन में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के ज़रिए से ही फैली मोस्टली। बट हैविंग सेड दैट, जो मुग़ल एम्परर्स जिन्होंने मिलिट्री का यूज़ करके यहाँ पर अपना राज फैलाया, उन्होंने बहुत हद तक जो लोकल कल्चर्स थे, जो लोकल रिलीजन्स थे, उनको डिस्ट्रॉय या उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि कुछ मुग़ल रूलर्स ने तो एक्चुअली ये जो लोकल
कल्चर्स और लोकल रिलीजियस लोग थे, इनको अपने दरबारों का हिस्सा बना के इनको साथ लेके चले, जस्ट टू मेक देयर किंगडम मोर स्ट्रॉन्गर, जो कि आई थिंक स्पीक्स वॉल्यूम्स कि उनकी इंटेंशन क्या थी इस रीजन में. बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज Mughal emperors, they came and they never left, they became part of the land basically. अकबर के दौर में यहाँ पर अकबर ने एग्रीकल्चरल टैक्स रिफॉर्म्स शुरू किए, जो कि मोर देन 50% थे मुग़ल एम्पायर की आमदनी का जो ज़रिया था उसका मोर देन 50% थे, जो कि बहुत ही बेसिकली इकोनॉमिकली बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था ऑन अकबर्स पार्ट. मोस्टली थ्रू आउट द 17th सेंचुरी इस रीजन में मुग़ल एम्पायर ने बहुत पीसफुली बहुत ग्रोथ की, बोथ लैंड वाइज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई. इसका मोस्टली जो क्रेडिट दिया जाता है वो अराउंड दिस टाइम इन द इंडियन ओशन यूरोपियन ट्रैवलर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स की बहुत बड़ी प्रेजेंस और उनकी कह लें कि उनकी डिमांड फॉर द इंडियन रॉ मटेरियल एंड द इंडियन गुड्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बहुत टैक्सेस के थ्रू और ट्रेड के थ्रू बहुत पैसा बनाया, जिसका एक क्लियर एविडेंस हमें मिलता है. अगर आप मुग़ल एम्पायर के इनके जूल्स, इनकी आर्किटेक्चर, इनका लिटरेचर अगर आप वो सब देखें तो उसमें क्लियर एविडेंस नज़र आता है कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली मुग़ल एम्पायर वाज डूइंग रियली वेल बिकॉज लाइक आई सेड टैक्सेस, एग्रीकल्चरल टैक्सेस, क्योंकि इनकी मेन ट्रेड ही एग्रीकल्चर थी एक टाइम पे, तो एग्रीकल्चरल टैक्सेस और जो ब्रिटिश और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनकी नीड फॉर द इंडियन गुड्स, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत पैसा कमाया. इनकी जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी जो हमें बिल्डिंग्स आज नज़र आती हैं, जिसमें आगरा फोर्ट हो गया, फ़तेहपुर सिकरी हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, शालीमार गार्डन्स हो गए, हुमायूं की टूम हो गई, ऑल्सो दी ताज महल जिसको जूल ऑफ मुस्लिम इंडिया, मुग़ल इंडिया कहा जाता है. ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि मुग़ल एम्पायर अपने पीक पे was a force to reckon with और financially and economically they were doing really well. पहले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया मुग़ल एम्पायर का, दिस वाज जस्ट इन अ नटशेल. हमने एक क्विक समरी ली कि मुग़ल एम्पायर क्या थी, क्यों थी, कैसे थी. एपिसोड 2 में इसी सीरीज़ की हम डिस्कस करेंगे ऑन इंडिविजुअल्स, ऑन इंडिविजुअल रूलर्स. जो हमारी एपिसोड 2 होगी उसमें हम बाबर और हुमायूं से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हर इंडिविजुअल मुग़ल एम्परर को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई हो. हमारे साथ ज़रूर रहिएगा क्योंकि आगे की एपिसोड्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मज़े की होने वाली है. साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि जितनी ऑथेंटिक इमेजेस और एज एक्यूरेट डिटेल एज पॉसिबल मैं आपको दूं. आई होप आप लोग हमारी नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखेंगे. अंटिल देन, थैंक यू सो मच.